इंडिया में एमबीबीएस की पढ़ाई पर कितने पैसे खर्च होंगे? नीट में आपके स्कोर के बेसिस पर आपका टोटल बजट कितना होगा? काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की कितनी रकम की तैयारी करनी होगी? कोरोना वायरस का इम्पैक्ट एडमिशन प्रोसेस पर कितना पड़ेगा? किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी टॉपिक्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एमबीबीएस काउंसलर, आप देख रहे हैं ओमेडुकेयर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि नीट में जो भी स्कोर आप ऑब्टेन करेंगे उसके बेसिस पर प्राइवेट और डीम्ड कॉलेज से अगर पढ़ाई करनी पड़ी तो आपको टोटल कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। एडमिशन एमबीबीएस का पहले से आसान हो चुका है, इसके बावजूद बारीकी से देखेंगे आखिर कितने पैसे की तैयारी आपको करनी है। एमबीबीएस की पढ़ाई का जो बजट है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आइए सबसे पहले इन फैक्टर्स को जान लेते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है स्टूडेंट का होम स्टेट कौन सा है। जी हाँ, स्टेट की जो डोमिसाइल पॉलिसी है इसके बेसिस पर जो बजट है वो डिफर कर सकता है, या फिर अगर किसी कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करता है लाइक एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो वहाँ पे एक दूसरी बात होगी। फिलहाल हम कंसीडर करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट को जो जनरल है और उससे किसी भी तरीके का कोई भी डोमिसाइल बेनिफिट नहीं मिलता है, उसे मैक्सिमम कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। सेकेंड फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, इस पर भी बजट डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि अगर सीटें बहुत ज़्यादा होंगी ऐसे में डिमांड थोड़ी कम हो जाती है, बजट वहाँ पर कम हो जाता है। 2020 की अगर बात करें तो पिछले साल से कम 25 से 30 हज़ार सीटें जो हैं वो काउंसलिंग में ज़्यादा होंगी। ये बहुत बड़ी वृद्धि है, शायद अब तक पहली बार इतनी ज़्यादा सीटें इंक्रीज़ हुई हैं, तो इसका फ़ायदा स्टूडेंट को मिलने की पूरी संभावना है। फीस स्ट्रक्चर के साथ साथ बैंक गारंटी भी एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा सीधा संबंध कट ऑफ से है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो बैंक गारंटी खत्म होने की बात कही गई थी वो लागू हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। काउंसलिंग जो है वो ऑलरेडी 2 से 3 महीने डिले हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो हाई बजट पे नहीं जाना चाहेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना चाहेंगे। इससे थोड़ी डिमांड में कमी आ सकती है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए भी ना हो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो पहले से जिन्होंने डिसाइड करके रखा होगा कि अब्रॉड जाकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन इस वायरस के इम्पैक्ट के कारण अब वो अब्रॉड न जाकर इंडिया में ही सीट लेना चाहेंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनका असर बजट पे पड़ता है। इनको दरकिनार करते हुए हम बात करेंगे उस मैक्सिमम अमाउंट की जिस पे आप श्योर शॉट एडमिशन ले सकते हैं इंडिया में। बहरहाल ये फैक्टर्स जो भी हों, एक सदाबहार फार्मूला है वो ये कि अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो बजट कम होगा, वहीं अगर आपका नीट का स्कोर कम है तो बजट ज़्यादा होगा। इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। 2020 की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो हैं 15,93,452। वहीं बात करें कि एमबीबीएस की सीटें कितनी अवेलेबल हैं, एट प्रेजेंट देश के 542 कॉलेजेस में 79,855 सीटें हैं। इनमें से 280 कॉलेजेस जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, इनमें 42,265 सीटें हैं। वहीं 262 कॉलेजेस प्राइवेट और डीम्ड मिलाकर हैं, इनमें 37,590 सीटें हैं। ये जो कुल सीटों का आंकड़ा है पिछले साल से 20,000 ज़्यादा है। काउंसलिंग तक और भी 5-6 हज़ार सीटें बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अगर हम स्टूडेंट और सीट का रेशियो देखें तो ये रेशियो निकलता है 1:20 का। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव बात है कि लास्ट ईयर ये जो रेशियो है ये 1:25 का था। इस साल ये 1:20 या इससे भी कम रहने की संभावना है, तो यहाँ पे एडमिशन मिल पाना कहीं ज़्यादा आसान होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि 1:20 का जो रेशियो है क्या ये प्राइवेट कॉलेजेस पर भी लागू होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि सारे प्राइवेट सीट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर भी, इन्हें भी आपको बता देता हूँ। आप आपकी होम स्टेट की सारी प्राइवेट सीटों के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो आउटसाइडर को अपनी सीट या तो अलाउ नहीं करते या फिर अलाउ करते भी हैं, तो वहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस अलग अलग होती हैं, एडमिशन का जो प्रोसेस है वो भी अलग होता है और फीस स्ट्रक्चर भी अलग होता है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट बाहरी राज्य के स्टूडेंट को अपने यहाँ अलाउ नहीं करते। जो स्टेट अलाउ करते भी हैं वो अपने यहाँ की टोटल सीट की 10 to 30% सीटें ही ओपन कोटा के लिए अलाउ करते हैं। कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस भी हैं, यहाँ पे 30 to 50% सीटें जो हैं वो ओपन कोटे के लिए अवेलेबल होती हैं। डीम्ड कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी सारी सीटें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होती हैं। 2019 की बात करें 42 डीम्ड कॉलेजेस में 7100 सीटें थीं। कुल मिला के देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में 10 से 12 हज़ार ही ऐसे सीटें होंगी जिन पे एक स्टूडेंट हर जगह अप्लाई
कर सकता है। तो अब जो रेशियो 1:20 का था वो यहाँ पे सीधे सीधे चेंज होकर 1:100 से 1:125 का हो जाएगा, वो भी उन स्टूडेंट के लिए जिनके पास बजट की कोई लिमिट नहीं हो। तो ऐसे में एडमिशन पाना आसान तो नहीं है। अब ये रेशियो दर्शाने का उद्देश्य आपको निराश करना नहीं था, एक छोटी सी प्रेरणा है। मैंने पहले ही बताया है कि बजट का फॉर्मूला ये है कि आपका स्कोर जितना ज़्यादा होगा बजट उतना कम होगा। समय है अभी, अच्छे से तैयारी की जाए तो इस बजट को कम किया जा सकता है। एनएमसी बिल में जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस कम करने को लेकर प्रस्ताव था, इसका फिलहाल कोई भी फायदा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। डीम्ड कॉलेजेस जो हैं उनका कहना है कि वो इस एक्ट के अंतर्गत आते ही नहीं हैं और वो अपनी फ़ीस कम नहीं करेंगे। वहीं बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर उस प्रस्ताव को अप्लाई किया जाएगा तो इसका फ़ायदा से ज़्यादा जो है वो नुकसान होगा। कैसे, ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैं बना चुका हूँ जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आइए वापस लौटते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं नीट स्कोर वर्सेस बजट की। आपको आसानी से समझ में आए इसके लिए स्टूडेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। कैटेगरी 1 में हम उन स्टूडेंट को रखते हैं जिनका स्कोर 550 या इससे ज़्यादा होगा। ऐसे स्टूडेंट जो हैं ये मान के चलिए कि सरकारी कॉलेजेस में पढ़ेंगे, इनके लिए जो MBBS की पढ़ाई का खर्च है वो बहुत ही कम होगा। 2 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए में इनकी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी अगर ये साधारण काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। वहीं अगर ये एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो इन्हें बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज भी मिल सकता है। अगली कैटेगरी में उन स्टूडेंट को रखेंगे जिनके नीट का स्कोर का रेंज जो है वो 400 से लेके 550 तक होगा। इन स्टूडेंट को अच्छे डीम्ड कॉलेजेस मिलेंगे या फिर इनकी स्टेट में प्राइवेट कॉलेजेस मिलेंगे। यहाँ पे बात की जाए बजट की, अगर साधारण काउंसलिंग करते हैं तो इनका जो बजट है वो 50 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपए के बीच हो सकता है। वहीं अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो ये 40 लाख रुपए या 40 से 50 लाख रुपए के बीच भी हो सकता है। कैटेगरी 3 में ऐसे स्टूडेंट जिनका नीट का स्कोर 250 से लेके 400 के करीब है, ऐसे स्टूडेंट को 60 से 80 लाख रुपए टोटल बजट खर्च करना पड़ सकता है अगर ये साधारण काउंसलिंग करते हैं। वहीं अगर एक्सपर्ट काउंसलिंग करें तो 10 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं। कैटेगरी 4 में उन स्टूडेंट को रखेंगे जो जस्ट क्वालिफाइड हैं और 250 मार्क्स के बीच के हैं। इन स्टूडेंट को 70 से 90 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर ये एक्सपर्ट काउंसलिंग करते हैं तो ये भी 10 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग से मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि आप किसी एक्सपर्ट से ही काउंसलिंग कराएं। एक्सपर्ट काउंसलिंग का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से एक अच्छी प्लानिंग के साथ काउंसलिंग करें, एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाएं, डीम्ड कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच में बैलेंस बनाएं। डीम्ड के अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे आपको 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है। ऐसे में एक अच्छी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं आपको सिक्योरिटी मनी का नुकसान ना हो या फिर कहीं आप किसी अच्छे कॉलेज को मिस ना कर जाएं। काउंसलिंग की बारीक से बारीक जानकारी रखें। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पिछले साल के रिकॉर्ड्स देखकर भी आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। हालांकि हर साल जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग होती हैं और जो पुराना ट्रेंड होता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता, लेकिन पिछले साल की काउंसलिंग के प्रोसेस को देखकर आप कम से कम एडमिशन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट की मदद लेना भी फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो हमारी सर्विसेज या ऐसे दूसरे किसी भी एक्सपर्ट जिन पे आप भरोसा करते हैं उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। यहाँ पे इतने बड़े अमाउंट को आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही कॉलेज का सिलेक्शन हो जहाँ पे आप जो पैसे खर्च करेंगे उसके बदले में स्टूडेंट को एक अच्छी पढ़ाई और एक अच्छा हॉस्पिटल मिल सके। कुछ छोटी छोटी ज़रूरी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका जो नीट स्कोर है वही सब कुछ है, सारा एडमिशन का प्रोसेस इसी पर होना है। कोई भी स्टूडेंट अगर क्वालिफाई नहीं हो पाता है तो उसके सारे रास्ते बंद हैं। बेहतर होगा कि बिना 1 मिनट भी बर्बाद किए नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दें। इसको लेके भी कई तरीके की फ्रॉड की न्यूज़ हर साल आती है, इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बजट को लेके आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहें। बहुत बार मैंने पेरेंट को देखा है कि वो लोन लेने की बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है अगर वो एक कदम आगे बढ़ के किसी ऐसे कॉलेज का चुनाव कर लेते हैं जहाँ का बजट ज़्यादा होता है। मैं इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं देता। जहाँ तक आपका सामर्थ्य हो, अगर उतने में एडमिशन मिल पाता है तो ही लें।
इसके अलावा दूसरे ऑप्शन से आप उन पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोन नहीं मिलता। अगर आप उतने कीमत की कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखते हैं या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उनको गिरवी रखते हैं तो ही आपको लोन मिलेगा। इसके अलावा बहुत बड़ी रकम लोन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए नहीं मिलती है। इसके अलावा चॉइस फिलिंग में विशेष सावधानी बरतें। पहले से ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट बना के रखें जो कि आपके पसंद के हों। पूरी संभावना है कि काउंसलिंग की ज़्यादातर प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन होगी। शायद एडमिशन लेने के बाद ही स्टूडेंट को कॉलेज रिपोर्ट करना पड़े। ऐसे में कॉलेज के बारे में जो सही जानकारी है वो आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरनेट पे बहुत सारी गलत जानकारियाँ भी होती हैं, बढ़ा चढ़ा के भी कॉलेजेस के बारे में वहाँ पे बहुत कुछ बताया गया होता है, लेकिन कॉलेज की एक्चुअल स्थिति क्या है ये जानकारी आप ज़रूर रखें और ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट बना के रखें ताकि काउंसलिंग के समय आपको ज़्यादा परेशानी न हो। इसके अलावा फ्रॉड से सावधान रहना। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, स्टूडेंट का नंबर जो लीक हो जाता है, कई तरीके के प्रलोभन आते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि एमबीबीएस में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता। कहीं पर भी आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से ही जाना है। अगर आप वो सीट डिजर्व करते हैं तो वो सीट आपको जरूर मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि काउंसलिंग में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है। डीम्ड के अलावा बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको 1 से 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होती है। ऐसे में अगर आप डीम्ड के साथ साथ 5-6 स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए जो है आपके वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में जमा कर लिए जाएंगे, जिनके वापस आने में अक्टूबर नवंबर का वक्त लगा करता था। इस साल काउंसलिंग लेट हो रही है तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 महीने बाद ही वो पैसे वापस आते हैं। तो इन पैसों की अलग से तैयारी आपको करके रखनी है। इसके अलावा आखिर ऐसे कौन से स्टेट हैं जहां आप एडमिशन कर सकते हैं, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर देता हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें आपको विस्तार से बता दूंगा कि उन स्टेट का टोटल सीट मैट्रिक्स और एडमिशन प्रोसेस क्या है। काउंसलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे अपनी डिटेल्स भर दें, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। बहुत जल्द मिलता हूं अपने नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना रखें अच्छे से ख्याल और स्टूडेंट कोरोना की वजह से जो टाइम आपको ज़्यादा मिला है इसका अच्छे से फ़ायदा उठाइए, जम के पढ़िए और अच्छा स्कोर करिए। हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। धन्यवाद।